वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन लेक्चर से हम लोगों ने इस बात को समझा कि आखिर हम नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना के चैप्टर में मेनली किन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। हमने ये भी देखा कि हिस्ट्री के इस चैप्टर में हम इंडिया या फिर चाइना की नहीं बल्कि इंडो चाइना की बात करेंगे, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के एक ऐसे पेनिनसुला पर ध्यान देंगे जहां पर मेनली 3 कंट्रीज पाए जाते हैं, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग वियतनाम पर ध्यान देते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर वियतनाम का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कैसा रहा है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, 1945 में वियतनाम एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंडिपेंडेंट नेशन बनने के बाद भी कई सालों तक वियतनाम में चाइनीज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ही फॉलो किया गया। इतना ही नहीं, बहुत सालों तक चाइनीज कल्चर ने ही वियतनाम में डोमिनेट किया। ये बात तो साफ है कि 1945 के बाद भी वियतनाम के लोगों का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पूरा नहीं हुआ था। दोस्तों, बहुत सालों तक ये लड़ाई चलती रही और फाइनली 30 साल बाद यानी कि 1975 में वियतनाम सही मायनों में एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। यहाँ पर हमारा टास्क ये है कि हमें इस 30 साल की जर्नी को समझना है। 1945 से लेकर 1975 तक का ये जो पीरियड है इसे महसूस करना है और यकीन मानिए आपको इसमें मजा आने वाला है। तो आइए फिर शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, 1858 में पहली बार फ्रांस की आर्मी ने वियतनाम में एंटर किया। 1880s तक फ्रेंच आर्मी ने वियतनाम के नॉर्दर्न रीजन में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। जानते हैं, फ्रेंच आर्मी यहाँ पर नहीं रुकी। फ्रांस के लोगों ने वियतनामीज के साथ वॉर कर दी, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इंडो चाइना वॉर या फिर फ्रैंको चाइनीज वॉर। इस वॉर का रिजल्ट ये रहा दोस्तों कि 1887 में फ्रांस ने 2 रीजन्स को ऑक्यूपाई कर लिया और वो 2 रीजन्स थे टॉनकिन और अनम। इन दोनों रीजन्स पर फ्रांस ने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। मैं यहाँ पर ये स्पेसिफाई करना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आखिर फ्रांस अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश क्यों करना चाहता था। देखिए दोस्तों, फ्रांस का मेन ऑब्जेक्टिव था वियतनाम पर इकोनॉमिक डोमिनेंस लेकर आना, मिलिट्री रूल एक्सपैंड करना और साथ में वियतनाम की कल्चर को पूरी तरीके से रीशेप कर देना। उस समय फ्रांस को ऐसा लगा कि इन ऑब्जेक्टिव्स को सिर्फ कॉलोनीज के थ्रू ही पूरा किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। इसलिए सवाल ये है कि आखिर कॉलोनीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। आखिर उस समय फ्रांस को ऐसा क्यों लगा कि उनके लिए कॉलोनीज को सेटअप करना एक नेसेसिटी है। इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। देखिए दोस्तों, बाकी वेस्टर्न नेशंस की तरह फ्रांस का ये मानना था कि बैकवर्ड लोगों के पास सिविलाइजेशन के बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सकता है कॉलोनी सेटअप करके। इसलिए अब मैं आपको 3 पॉइंट्स के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि जब फ्रांस ने वियतनाम को एक कॉलोनी बना लिया तो आखिर उस समय फ्रांस ने अपनी किस टाइप की नीड्स को वियतनाम के थ्रू पूरा किया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले फ्रांस ने वियतनाम के थ्रू अपनी नेचुरल रिसोर्सेज और बाकी एसेंशियल गुड्स की डिमांड्स को पूरा किया। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो उससे हमें ये पता चलता है फ्रेंड्स कि फ्रांस ने सर्दर्न वियतनाम में जो मेकोंग रिवर डेल्टा था वहां पर कैनाल्स बनाई। ऐसा फ्रांस के लोगों ने इसीलिए किया ताकि इरिगेशन सिस्टम को और मजबूत बनाया जा सके और राइस की प्रोडक्शन को एक्सपैंड किया जा सके। स्टूडेंट्स, देखते ही देखते इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1931 में वियतनाम वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर बन गया। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो उससे हमें ये बात पता चलती है दोस्तों कि वियतनाम को कॉलोनी बनाने के बाद फ्रांस ने वियतनाम में रेलवे नेटवर्क एस्टैब्लिश किया। जानते हैं, नॉर्दर्न वियतनाम और सर्दर्न वियतनाम को कनेक्ट करने के लिए फ्रांस के लोगों ने ट्रांस इंडो चाइना रेलवे नेटवर्क बनाया। इतना ही नहीं, रेलवेज की मदद से फ्रांस ने वियतनाम और थाईलैंड को भी कनेक्ट किया। फ्रेंड्स, फ्रांस के लोगों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि वो रेलवे नेटवर्क को एक्सपैंड इसलिए करना चाहते थे ताकि वो मिलिट्री की मूवमेंट को आसान बना सके और ट्रेड को एक्सपैंड कर सके। तो इन तीनों पॉइंट से ये तो साफ पता चल जाता है
कि अगर फ्रांस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर पाया है, अगर फ्रांस अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की नीड्स को पूरा कर पाया है, तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि फ्रांस ने कॉलोनी सेटअप की है, फ्रांस ने वियतनाम पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया है। दोस्तों, जब ये सब चल रहा था तब एक सवाल सामने आया कि ये जो कॉलोनीज बनाई जाती हैं, क्या इनसे सिर्फ फायदा उठाना चाहिए या फिर इन कॉलोनीज को डेवलप भी करना चाहिए। मजे की बात यह है कि इस सवाल का बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया फ्रांस के इन्फ्लुएंशियल राइटर और एक पॉलिसी मेकर ने, जिनका नाम था पॉल बर्नर्ड। स्टूडेंट्स, बर्नर्ड ने फ्रांस के लोगों से एक बात कही। बर्नर्ड ने बताया कि कॉलोनीज को इसीलिए सेटअप किया जाता है ताकि उनसे ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न किए जा सके। फ्रांस के लोगों ने इस बात से बिल्कुल एग्री किया। उसके बाद पॉल बर्नर्ड ने कहा कि अगर कॉलोनीज को एक्वायर करने के बाद उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ लाई जाए, वहां पर डेवलपमेंट लाई जाए, तो इससे कॉलोनी के सिटीजन्स का, वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अब अगर उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो वो मार्केट में जाकर गुड्स खरीदेंगे, एक्सपेंसिव मटेरियल्स खरीदेंगे और इससे अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा फ्रेंच बिजनेस का। इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया फ्रांस के लोगों ने। लेकिन जब बात आई इस कॉन्सेप्ट को वियतनाम पर अप्लाई करने की, तब बर्नर्ड ने बताया कि वियतनाम में डेवलपमेंट तभी लाई जा सकती है जब 3 प्रॉब्लम से डील किया जाए। सबसे पहली प्रॉब्लम तो वियतनाम की बढ़ रही पॉपुलेशन, दूसरी प्रॉब्लम वियतनाम की लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और तीसरी प्रॉब्लम वियतनाम के पीजेंट्स की पुअर फाइनेंशियल पोजीशन। इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फ्रांस के लोगों ने निकाला, या तो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आना या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर आना। वो अलग बात है फ्रेंड्स कि फ्रांस इन दोनों ही फील्ड्स में ज्यादा कुछ कर नहीं पाया वियतनाम के लिए, क्योंकि उस समय वियतनाम मेनली राइस की प्रोडक्शन और रबर की प्रोडक्शन पर ही फोकस कर रहा था। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये रही कि क्योंकि फ्रांस के लोगों ने वियतनाम में डेवलपमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, इसलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन दिखाई दिया कॉलोनियल एजुकेशन। इसका पता दोस्तों हम अगले लेक्चर से लगाएंगे, देखेंगे कि क्या कॉलोनियल एजुकेशन से वियतनाम में डेवलपमेंट आ पाई या फिर नहीं। तो फिर चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTAC ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।